गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो आपका यूनिट टेस्ट हुआ था 9th का एसएस का, वो कंप्लीट सोल्व किया जाएगा। तो जो सबसे पहला था आपका, फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति जो है 1789 नवासी यानी 89 के अंदर हुई थी। सेकंड क्वेश्चन आपका, सामाजिक अनुबंध के लेखक का नाम बताइए। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जिसने लिखी थी उस लेखक का नाम बताना है। उस लेखक का नाम है रूसो। थर्ड क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता कब जारी की गई। नेपोलियन संहिता जो है 1804 के अंदर जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमेरिका के 13 उपनिवेश किस देश के अधीन थे। अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे वो जो है इंग्लैंड के अधीन थे। इसके बाद है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो सम्राट था लुई 16वां था, जो बहुत ही अयोग्य था, जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई थी। उसके बाद आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 के अंदर जो है शुरू हुआ था। इसके बाद आपका, फ्रांसीसी क्रांति के कारण देखिए। फ्रांसीसी क्रांति के जो कारण है वो क्या थे, ध्यानपूर्वक सुनिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। यह क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, या फ्रांसीसी क्रांति के कौन से कारण थे। यह क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है। तो फ्रांस की क्रांति ने केवल फ्रांस के ही नहीं बल्कि विश्व भर के जनजीवन को प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख जो कारण थे वो इस प्रकार से है। सामाजिक कारण, फ्रांसीसी समाज का ढांचा दोषपूर्ण था। देश की 90% जनसंख्या किसान वर्ग से संबंधित थी, लेकिन जमीनों पर कुलीनों, चर्च और अमीरों का अधिकार था। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार मिला हुआ था, यानी कि इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तीसरे वर्ग के लोग, जिसमें किसान, कारीगर, मजदूर या छोटे व्यापारी शामिल थे, उनको राज्य के साथ साथ चर्च को भी कर चुकाना पड़ता था, यानी कि राज्य को भी टैक्स देना पड़ेगा और चर्च को भी अलग से टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि उनको दो दो तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। गरीब लोगों को दो दो तरह के टैक्स देने पड़ते हैं और अमीर वर्ग को एक भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता था, जो कि गलत है। उसके बाद आपका राजनीतिक कारण, क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट लुई 16वां अपने दायित्व से उदासीन रहने वाला सम्राट था, और जो लुई 16वें की पत्नी थी वो भी जो है शासन कार्यों के अंदर बिना वजह इंटरफेयर करती रहती थी। उसकी इच्छा होती वो अपनी चहेतों को, चाहे उसमें योग्यता हो चाहे न हो, उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन करवा देती थी, जिसकी वजह से राजनीतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी। उसके बाद आर्थिक कारण, अमेरिका के 13 उपनिवेशों के स्वतंत्रता आंदोलन में मदद करने पर फ्रांस पर जो पहले ही कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ था 10 अरब रुपए का बोझ और बढ़ गया। यानी कि जो अमेरिका के 13 उपनिवेश थे, इंग्लैंड से आजाद करवाने के लिए उसने जो है विदेशों से 10 अरब रुपए उधार लिए थे, और पहले ही जो फ्रांस के ऊपर बहुत ज्यादा गरीबी या आर्थिक स्थिति खराब थी, और 10 अरब रुपए और उधारे लेने की वजह से उसकी स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। राजमहल पर फिजूल खर्ची की जाती थी, यानी कि राजमहल में किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी, तो भी बिना वजह से जो उसके ऊपर पैसा खराब किया जाता था। गरीब लोगों पर करों का बोझ बहुत अधिक हो गया, यानी कि गरीब लोगों के ऊपर, जैसे मान लीजिए 10 अरब रुपए उधारे लिए, तो उसके ऊपर भी ब्याज देना था, और उस ब्याज को और उस पैसे को दोबारा से जिस देश से उधार लिए थे उसको देने के लिए गरीब जनता पर टैक्स लगाया गया, और जिसकी वजह से गरीब जनता बहुत दुखी हुई और युद्ध की स्थिति या क्रांति की स्थिति बन गई। उसके बाद आ जाता है दार्शनिकों का योगदान। रूसो, दार्शनिकों में सबसे पहले रूसो आता है। रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक अनुबंध में राजा के देवी अधिकारों पर प्रहार किया। तो कहने का मतलब यह है कि राजा लोग ये मानते थे कि उन्हें धरती पर राज करने के लिए परमात्मा ने भेजा है, लेकिन उसकी इस बात को जो है रूसो ने नकारा।
उसने ये कहा कि राजा भी जो है साधारण जन की तरह ही है, भगवान ने उनको किसी तरह से कोई स्पेशल अधिकार नहीं दिए हैं। तो इस प्रकार से जो देवी अधिकार थे उनके ऊपर उसने प्रहार किया। उसके बाद मांटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द सीक्रेट ऑफ द लॉज में सरकार के अंदर विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात की। तो मांटेस्क्यू ने यह कहा कि सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथों में न होकर अलग अलग अंगों के अंदर जो है होनी चाहिए, जैसे कार्यपालिका के अंदर, विधान पालिका के अंदर, न्यायपालिका के अंदर, ताकि एक कोई भी अंग जो है ज्यादा शक्तिशाली न बने, लेकिन सारी पावर जो है राजा के पास थी, जिसकी वजह से क्रांति की भूमिका तैयार हो रही थी। उसके बाद आ जाता है आपका तात्कालिक कारण। फ्रांस के राजा लुइस सोल्वे ने करों को बढ़ा दिया था और उस बढ़े हुए करों की अनुमति लेने के लिए उसने जो है 5 मई 1789 को स्टेटस जर्नल की बैठक बुलाई। इसके अंदर जो है प्रथम स्टेटस, दूसरे स्टेटस, तीसरे स्टेटस ने अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजा। प्रथम स्टेटस ने 300 प्रतिनिधियों को, द्वितीय स्टेटस ने 300 प्रतिनिधियों को, तृतीय स्टेटस ने 600 प्रतिनिधियों को भेजा। उनकी सभा हुई तो तीसरे स्टेटस ने मांग की कि प्रत्येक प्रतिनिधि को मत देने का अधिकार होना चाहिए। उनकी इस मांग को जो है ठुकरा दिया गया। जैसे उसकी इस मांग को ठुकरा गया, वैसे ही जो है बैठक का बहिष्कार हुआ और फ्रांस की क्रांति आरंभ हो गई। तो ये फ्रांसीसी क्रांति के महत्वपूर्ण कारण थे। इसके बाद आ जाता है आपका फ्रांस में किस अवधि को आतंक राज के नाम से जाना जाता है, यानी कि फ्रांस के अंदर ऐसा कौन सा समय था जिसको जो है आतंक के नाम से जाना जाता है। सन 1793 से 94 तक के काल को आतंक के राज से के नाम से या आतंक के युग के नाम से जाना जाता है। उस समय जो है रोबेस्पियर शासक था वहां का, उसने जो है नियंत्रण और दंड की कठोर नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, जैसे कुलीन एवं पादरी वर्ग, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमत रखने वाले पार्टी के सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार किया गया और उनको जेलों के अंदर डाल दिया गया और न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जो है गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था, यानी कि उनको फांसी की सजा दे दी जाती थी। तो 1793 और 94 के बीच के काल को जो रोबेस्पियर का काल माना जाता है, उसे जो है आतंक के काल के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, जो 9th का पेपर आपका यूनिट टेस्ट में आया था वो मैंने आज सोल्व करवा दिया है। इसको जो है एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। थैंक यू।